नमस्कार, आप देख जी। रहे हैं यूनाइटेड न्यूज 9 और मैं हूं आपकी दोस्त शीतल गहलोत। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं वृंदावन से स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज। आप श्री राम सेतु की रक्षा के लिए लाखों राम भक्तों को लेकर भारत स्वाभिमान की यात्रा पर निकले और ये यात्रा धनुष कोटि पर जाकर 47 दिनों तक भोजन का त्याग करते हुए विधर्मी मानसिकता वाली सरकारों को झुकाकर श्री राम सेतु की रक्षा करते हुए समाप्त हुई। सनातन का ध्वज फहराते हुए आध्यात्मिक जीवन में 37 वर्षों से लगातार हिमालय जीवन के 7 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद वर्तमान में श्री धाम वृंदावन में कार्यरत क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद जी का आशीर्वाद समय समय पर हम सभी को प्राप्त होता रहता है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपने मुझे श्रीधाम वृंदावन से आपकी टीम के द्वारा जोड़ा गया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और ईश्वर से निवेदन करता हूं, माँ जगदम्बे से जो मेरे सन्मुख हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप निरंतर प्रसन्न रहें, परिवार सब खुश रहे, आनंदित रहे। बधाई हो जी। धन्यवाद। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं नरेश सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। आप राष्ट्रीय वैदिक संगठन भारत से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में एक भारतीय मानवाधिकार संघ से भी आप जुड़े हुए हैं। हमारी आज की तीसरी मेहमान है श्रीमती मनीषा गोयल जी। आप शिक्षिका हैं और रेडियो हिंदुस्तान की न्यूज एंकर भी हैं। मनीषा जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका भी मैम, शीतल मैम ओके मुझे ओके। बुलाने के लिए। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपको जैसे सबको पता है कि 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी और उसके बाद 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। बीजेपी पार्टी का गठन होने के बाद सब इस बात को समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, लेकिन पिछले 10 सालों में पश्चिम और पूर्वोत्तर में अपना दबदबा कायम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और दो चुनौतियां पार्टी के सामने, एक पूरब की और एक पश्चिम की। पूरब में आपको पता है 3 राज्य हैं, बिहार मेनली, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। बिहार में नीतीश बाबू ने उनकी डोर संभाल रखी है और भारतीय जनता पार्टी एकदम से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। वेस्ट बंगाल में जहां तक सभी जानते ही हैं इस बात को, ममता बनर्जी आज तक कभी भी डिफेंसिव मोड में नहीं खेलती, लेकिन इस बार वो डिफेंसिव मोड में है क्योंकि उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। साथ ही ममता बनर्जी को भी इसी कटघरे में। उसके बाद जो उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में जो नवीन पटनायक है, बीजू दल, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है और वहां भी अपनी केमिस्ट्री अच्छे से फिट कर ली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में भी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हम अपने विषय को लेकर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना जहां जनाधार बढ़ा रही है और निरंतर रात दिन प्रयास कर रही है, दूसरी ओर जो विपक्षी दल हैं, विशेष रूप से कांग्रेस, आपको पता ही होगा, वो जीतने से पहले ही हथियार डाल चुकी है। जितने भी तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो सब घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये महाराज जी, क्या सबसे पहले आपसे ये प्रश्न है, क्या भारतीय जनता पार्टी में विलय का ये कारण है कि जो विचारधारा है पार्टी की वो हिंदू विरोधी हो चुकी है, या कांग्रेस का पतन आपके हिसाब से समझने का हम प्रयास करेंगे, किस कारण कांग्रेस का पतन हो रहा है? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और समस्त दर्शकों को जो आपको ऑडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, तो सबको 2 बिंदु आपने मेरे को जो दिए हैं कि कांग्रेस का नैतिक पतन क्यों हुआ, तो एक चीज मैं आपको बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस की विचारधारा जब देशद्रोही के पद्धति पर आना शुरू हुआ, तो उसी की शाखा से जनसंघ की स्थापना हुई। आपको मैं ध्यानाकर्षण करा दूं, जनसंघ भी कांग्रेस की ही एक उपशाखा से निकला हुआ एक केंद्र बिंदु था और स्थापना इसलिए की गई थी कि राष्ट्र की गतिविधि में जो विरोधी पक्ष है उसको कैसे राष्ट्र के पक्ष में लाया जाए, इसलिए संगठन की स्थापना हुई।
जनसंघ के बाद ही स्थापित जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए, क्योंकि जब राष्ट्र धर्म की और हिंदुत्व की जब आप चर्चा करेंगे तो दो संख्या से बढ़कर के आप इतनी सारी संख्या की ओर गए और राष्ट्र ने आपको भरपूर स्नेह प्रदान किया। और नैतिकता का कारण है कांग्रेस का, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होना, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्र को खोखला करना। क्या हम युगों युगों से जिस राष्ट्र के अंदर दूध की नदियां बहा करती थी, जिस राष्ट्र के अंदर स्वर्ण में खजाने हुआ करते थे, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की एक प्रधानमंत्री महोदया जो इंदिरा गांधी के नाम से जानी गई, आप अच्छी तरह परिचित हो सकती हैं कि जयपुर से लेकर दिल्ली के उस पूरे के पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को बाकायदा कई घंटों तक हाईजैक किया गया और उसमें 900 ट्रक सोना भर के, ऐसा तथाकथित लिखित कई बहुत सारे पीएनओ के इत्यादि की किताब के माध्यम से ये विषय उजागर हुए और नहीं जनता के सामने नहीं आ सकता था। तो आप समझ सकती हैं कि इतना बहुमूल्य निधि हमारे राष्ट्र की, कितनी एंटिक विषय जो है हमारे, न जाने कौन कौन से देश में इससे जो है हद तक हमारे 70 वर्ष में पहुंचाया गया। तो आज आप जैसा स्थिति देख रही हैं, ये जनता जनार्दन है, जनार्दनी तो जनता है। जो जनता चाहे तो वो राजा को रंक बना सकती है और रंक को राजा बना सकती है। तो आज जो गतिविधि है उसका अंत स्वयं उसके क्रियाकलापों के द्वारा हो रहा है। उसके राजनीतिक लोगों ने, जैसे उन्हीं के मंत्री थे, खेल मंत्री, जिनका नाम अच्छी तरह आप परिचित होंगी, कलमाड़ी के नाम से उन्हें जाना जाता था, जो आज भी कारागृह में पड़े हुए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का एशियन खेलों में कम से कम घोटाले का उनके ऊपर वो लगा। तो कांग्रेस का मतलब ही घोटाला और भ्रष्टाचार है और विधर्मी मानसिकता को बढ़ावा देना ही इस राष्ट्र की सनातन संस्कृति और हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा आघात पहुंचाने का विषय है। ये मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जी नरेश जी, जैसा कि महाराज जी ने बताया, सबसे पहली बात तो मैं ये आप सब जानते ही हैं कि कांग्रेस का हाथ वो लोग छोड़ रहे हैं जो कट्टरता के साथ कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे थे। आपको पता ही है, अभी सबसे पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके बाद गौरव वल्लभ, संजय निरुपम, आचार्य प्रमोद कृष्णम और विजेंद्र सिंह जो अभी बॉक्सर हैं, उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो ये फहरिस्त बहुत लंबी है। तो विपक्ष, सबसे पहली बात तो विपक्ष बहुमत के लिए लड़ ही नहीं रहा है। तो क्या आपके हिसाब से क्या लगता है कि कांग्रेस इस तरह से घबराई हुई, डरी हुई क्यों है, और क्यों ये लोग कांग्रेस का दामन छोड़ छोड़ के बाकी पार्टियों में भाग रहे हैं? देखिए, मेरे विचार में आज की तारीख में जिस इलेक्शन का दौर है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य है किए गए हैं उनका आधार मानते हुए और जो उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि इस सब चीजों को देखते हुए हम सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। और जहां तक जो दूसरे लोगों के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हर नेता को या हर मंत्री को इस तरीके से न्योता नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो कांग्रेस के हैं वो भी दागदार हैं, उनके ऊपर भी काफी इल्जाम है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो हर आदमी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी जल्दी से मौका नहीं देना चाहिए। जो पिछले जो हमारे जो हमारे जो कार्य कर रहे हैं, नेता लोग कार्य कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। इस तरीके से बैकग्राउंड से आके कोई आदमी अगर मंत्री पद लेता है तो इस तरीके मतलब भारतीय जनता पार्टी को उसको ध्यान देना चाहिए एकदम से किसी को, क्योंकि कमी कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कोई नेताओं की कमी नहीं है, लीडरों की कमी नहीं है, प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। तो जो लोग दूसरी पार्टी छोड़ के अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को एकदम से बड़े पद ना दिए जाए। हमारी विचारधारा में ये है, उनको अपना जो भी जिम्मेदारी है उनको दी जाए, तुरंत आते ही उनको कोई बड़ा पद से सम्मानित ना किया जाए। मनीषा जी, दूध सी सफेदी निरमा से आई। मैं ये जानने की कोशिश करना चाहती हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिससे वो इतने सारे इल्जामों से लोगों को बरी कर देते हैं, और क्या, और आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में एंटी कम्बेंसी वर्क करेगा या नहीं, और किन किन राज्यों में आपको लगता है कि एंटी कम्बेंसी फैक्टर वर्क काम करने जा रहा है? देखिए मैम, जो मैंने भी सुना, आप सभी की बातें मैं सुन रही हूँ
और जैसे आपने कहा कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है, तो देखिए सर्वविदित विदित है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो सभी जब पूजते हैं, जैसे उगते सूरज की पूजा होती है, तो इस समय बीजेपी का परचम लहरा रहा है। इसमें कोई मतलब इफ बट नो है ही नहीं। तो इसलिए, और कांग्रेस एक डूबती नैया है। और जैसे हम कर्म के सिद्धांत में हम उसमें बिलीव करते हैं, विश्वास करती है हमारी संस्कृति। तो कांग्रेस की तो शुरुआत ही ऐसी हुई थी, तो जिसकी शुरुआत ही ऐसी हुई हो कि जिनके मन में ही खोट था, तो उनका यही हश्र होना था। सूनर और लेटर, मतलब उनका यही हश्र होना था कांग्रेसियों का। और जो सनातन विरोधी है, तो वो तो कभी कभी जो है जीवित ही नहीं रह सकता। तो जैसे उनका पतन हो रहा है, तो छोड़कर तो आ रहे हैं। और जैसे अभी जो हमारे पैनल के जो विचारक है, सभी अपने विचार रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हैं तो सभी अपने देश के, तो आ रहे हैं छोड़कर, या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या किसी अन्य दल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्हें ज्वाइन तो करने देना चाहिए। लेकिन मैं सर की बात से सहमत हूँ कि सभी को मतलब बड़े पद नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लालच के कारण छोड़कर आ रहे हैं और जिनके अंदर कैलिबर नहीं है, तो उन्हें तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दें। जैसे कि आपने नाम लिया आसाम के मुख्यमंत्री का, हिमंता बिस्वा शर्मा जी। तो वो एक योग्य व्यक्ति हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, और उन्हें जो उनके लिए एक, यदि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें देना भी चाहिए मौका। लेकिन हर कोई, जैसे संजय निरुपम है, वो छोड़कर आए हैं, तो ऐसा नहीं, या जो बॉक्सर विजेंद्र की आपने बात की, तो वो छोड़कर आए हैं, तो ऐसे लोगों को मौका देने से पहले किसी अच्छे, किसी ऊंचे पद पर तो सोचना चाहिए, मुझे अभी ऐसा लगता है। और जो भाजपा में ही जो अच्छे लोग हैं, है ना, तो उनको भी मौका देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं मैम ये बात करूंगी कि जैसे आपने कहा कि चुनावी समय चल रहा है, लेकिन इस समय हमारे राष्ट्र का रेनेसा पीरियड है। मैं हमेशा अपने चैनल पर भी कहती हूँ, पुनर्जागरण काल चल रहा है। और एक लंबे अरसे के बाद जो है, हम अपनी अस्मिता को, जो आम जनमानस है, जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो तो था ही, या जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे वो तो राष्ट्र की बात करते ही थे, लेकिन अब जो आम जनमानस है वो बहुत बड़े पैमाने पर इससे जुड़ रहा है। तो इसलिए हमें राष्ट्रवाद के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बीजेपी में भी मुझे मतलब ऐसा जो अंदरूनी राजनीति चल रही है, तो जो कार्यकर्ता हैं, तो उन्हें अपना अपने मन को मलिन नहीं करना चाहिए कि दूसरे दल से आया है वो आगे बढ़ा। मुझे लगता है कि जो डिजर्व करता है, चाहे वो कहीं से भी आया हुआ हो, उसे ही आगे बढ़ना चाहिए। जी मैम। महाराज जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में घोषणा की गई थी इसको लागू करने की, लेकिन ये लागू किया हाल ही में इलेक्शन से पहले, अभी अभी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हिंदू मुस्लिम यानी वोट पॉलराइजेशन के लिए इलेक्शन के टाइम पे इसको लेके आया गया है, या कोई और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और हमारे विद्वान हमारी मनीषा जी और हमारे सिंह साहब ने भी बड़ा अच्छा विषय अपने विषय से बहुत अच्छा रखा। ये इसलिए लाया गया, यूसीसी को लाने का मूल कारण दूसरा था। ये बहुत हमने विलंब कर दिया। जो कार्य हमारा आज जिस समय प्रारंभिक चरण में सत्ताएं हमारे यहाँ आई, चाहे वो किसी भी दल की रही हो, ये कार्य उसी समय तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में हो जाना चाहिए था। कारण क्या हुआ कि आज जो स्थितियां जो हमने देखा, जैसे अगर इसकी हानि हम स्थिति को देखें तो आज हमारे देश को केवल सराय मान लिया गया है, धर्मशाला के रूप में यूज कर रहे हैं। जो विधर्मी मानसिकता की जो सरकार रही पीछे से, उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया इस एक्ट का। इसका लागू न होने का ये हमें हानि उठानी पड़ी कि आज हमें जन जन में, आज जैसे आप राजधानी पर, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं आपके बीच में, पूरे अपने पैनलिस्ट को आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं। जिसे देश की राजधानी कहा जाता है, आपको जानकर अचंभा होगा कि उस राजधानी के अंदर सारी विधर्मियों की मानसिकता के जो लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से पूरे आपके सदनों को, आपकी लोकसभा को, आपके राष्ट्रपति भवन को, यहाँ तक है कि अगर कोई अभी अचानक कोई आपदा आ जाए, भगवान न करे, तो आप जानकर अचंभा होगा कि जितने हिंदूवादी जो राजनेता हैं हमारे, उनके पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से हाईजैक करा हुआ है। अगर आज आप मान लीजिए, अगर हम ये कानून नहीं लाते हैं तो उनको किस आधार पर हम निकालेंगे? जैसे एक उदाहरण अभी आपने 2-3 महीने पहले घटना देखी होगी, मैं वृंदावन से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। यहाँ रोहिंग्यों की जो है एक बस्ती बन चुकी थी। जब यहाँ हम लोगों ने पैरवी की तो 250 परिवार उसके अंदर रहते थे। उन 250 परिवारों
को जब हमने बहुत सारी यहाँ के हम प्रशासनिक अधिकारियों को जब हमने अपनी सूचनाएं दी तो उन्होंने एक आध दो बार उस पर कोई पैरवी नहीं की। फिर हमने अपनी हाईकमान अपनी अधिकारों का थोड़ा नेक प्रयोग किया हल्का सा, तो डायरेक्ट लखनऊ से जो है बहुत सारे पैनलिस्ट और बहुत सारे अधिकारी वर्ग वहां से आए और रात की 2:30 बजे हमारे सारे चैनल के जितने बहुत सारे चैनलों के जो हमारे विशेषज्ञ थे, पत्रकार बंधु थे, वो अपने जान को जोखिम में डाल करके उन बस्तियों में घुस के गए। तो अचंबा ये हुआ कि 8-8 दिन में उनमें शिफ्ट बदलती थी जिससे कोई उनको पहचान नहीं ले। तो इससे क्या होता था, इसके लिए हमें ये लाने की परम आवश्यकता थी। आज हम देख रहे हैं इसी अगर कानून का हम प्रयोग नहीं करते तो बहुत सारे, आवाज नहीं आ रही है, इलेक्शन के समय पे क्यों लेके आए अभी? इसको पहले भी नहीं लागू इलेक्शन वाली बात नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। हमने इसकी जो डीपीआर खड़ी की थी वो तो 2019 से ही प्रारंभ कर दी थी। और अभी जो समय देश काल परिस्थिति आया जब हम बार बार ये अवसर केवल देख रहे थे कि बहुत सी क्या होता है, कोई महोत्सव आता है, जैसे हम दीपावली पे अगर कोई बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे अपने वस्तुएं घर में लाते हैं, होली पर वस्तुएं अच्छी लाते हैं, तो ऐसे ही जो राष्ट्र में इस समय जनता जनार्दन का जो महापर्व चल रहा है उनको खुशी देने के लिए, उनकी आत्मबल बढ़ाने के लिए, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए यह समय चुना गया। तो इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग में तो कोई समय कालखंड तो 2019 से ही प्रारंभ था, उसी समय एक्ट को पारित कर दिया गया था। अब वो तो केवल ये बहाना समझ लो, राजनीतिक लोगों की मंशाएं समझ लो, क्योंकि हमारा देश भुलक्कड़ है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, कोई घटना हो जाए बड़ी से बड़ी, आज तुरंत भूल जाते हैं। इसलिए ये समय चुना गया कि कम से कम उनके दिमाग में उनके विषय में ये विषय रहना चाहिए कि कोई भी अच्छा कार्य अगर सरकार कर रही है तो हमें उसका प्रतिफल देना चाहिए। जैसे एक राम मंदिर का भी उदाहरण हमारी मनीषा जी ने भी बोला, तो जब देश राम में है, ये जो वर्ष चल रहा है ये राम में है, तो आप गली में देखिए, छोटे छोटे बालकों को देखिए, ये उत्साह कहाँ है? तो विपक्षी लोगों में मायूसी क्यों? विपक्षी लोग भी तो ये काम कर सकते थे, वो तो इतने 70 वर्षों तक रहे। आपका केवल 10 साल की पीड़ा कोई देख करके तो आप 70 साल इंतजार करिए, आगे आगे नहीं है। और हो सकता है तब एक देश एक चुनाव हो जाए, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े चुनाव कराने की बार 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 बार। बिल्कुल। तो इसलिए ये समय है। जी जी महाराज जी, मनीषा ठीक कह रहे हैं आप। समाजवादी बस पार्टी, और अभी तो आप देख ही रहे हैं ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं वहां टिकट की आपाधापी में लगे हुए हैं। अभी क्या है कि नहीं, जी एक चीज और मैं शीतल जी आपको बता दूं, बढ़िया अच्छी मुझे याद आ गई, आपाधापी समाजवादी पार्टी का आपने नाम लिया। हाँ जी, अभी आपने देखा होगा कल का एक फोटो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, छाया चित्र आ रहा है, सिंह साहब ने भी देखा होगा, हमारे पूरे पैनल ने देखा होगा कि जो व्यक्ति इतना आताताई, जितना आतंकवादी, उसके लिए उसके जनाजे में जाने के लिए विधर्मी मानसिकता पर समय है, उसकी कब्र पर तुम फूल चढ़ा सकते हो। लेकिन वहीं श्री रघुनाथ जी का करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए लोग, उनके लिए तुम अपने निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करते, तो ये तो कब्र स्वयं खोद रहे हैं अपने आप में। आप सोचिए, एक पक्ष से क्या सत्ताओं में बैठ सकते हैं आप? क्या आपके मताधिकार करने का कोई वैल्यू है अथवा नहीं है सनातन हिंदुओं की? है क्या केवल मुसलमानों के वोटों से ही, विधर्मियों की वोटों से ही आप केवल विजयश्री को प्राप्त होंगे? तो आप उनके यहाँ जा रहे हो खबर पे भी फूल चढ़ाने, और अपने यहाँ स्वयं 500 वर्ष का कलंक मिटाने में अगर आपने अपना बहुमूल्य एक उंगली का प्रताप आपका ये हुआ कि आपकी एक उंगली का 2014 में आपने लगाई तो आज राम मंदिर प्राप्त हुआ, 500 वर्षों का कलंक मिटा, और 2024 में लगाओगे तो श्री कृष्ण भगवान की आपको जल्दी से जल्दी जन्मभूमि की खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये सब आप ही लोगों का तो प्रताप है। सनातन जागृत हो रहा है तो इसमें विपक्षियों की खलबली क्यों मच रही है? और हमारी विचारधारा में अगर हमारे साथ कोई आना चाहता है तो आइए, उसका स्वागत है। हमारे विचारों के अनुकूल रहेगा तो ठीक है, नहीं तो वो अपने मार्ग पे, हम अपने पे। जी तो मैं कह रही थी कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें 3-3 बार 4-4 बार टिकट की अदला बदली हो रही है। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को लेके आए मेरठ से, फिर अतुल प्रधान जी को लेके आए, उसके बाद भी बात नहीं बनी, रातों रात उनको भी ओवरकम कर दिया गया। फिर सुनीता वर्मा को फाइनली टिकट दिया गया। तो ये जो टिकट की गुत्थम गुत्था चल रही है, मनीषा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये रणनीति है या कंफ्यूजन? मैं तो कहूंगी कंफ्यूजन है मैम। कंफ्यूजन है। जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, तो इन लोगों का कुछ ऐसा सही चल रहा है। चूहे सबसे पहले भाग रहे होते हैं। तो इन लोगों का ना जो ये जितने भी है, ये इंडी वाले, मैंने इंडी भिंडी जो भी है, ये सारे चाहे सपा हो
तो इनके नाम अलग है, लेकिन अंदर से ये सारे एक ही प्रयोजन है। एक ही है। और मानसिक दिवालियापन हो चुका है मैम, इनका मानसिक दिवालियापन है। और ये जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे। ये कैसे राजनेता हैं जबकि हम राजनीति में नहीं है। ये राजनेता जो है, मतलब राम मंदिर का, जैसे अभी महाराज जी ने बताया, स्वामी जी ने, राम मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं। जनता राम जी का, रामलला के लिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल गया जब से योगी जी आए हैं। उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल गया। अयोध्या में फिर से राम जी की स्थापना होती है, लेकिन आज भी ये लोग मानने के लिए, ये सारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी आपने जो प्रश्न किया था महाराज जी से कि चुनाव के समय क्यों लाए हैं, तो इसके पीछे मैं कहूंगी कि हमारे जो आज के चाणक्य हैं, अमित शाह जी, इसके पीछे उनका भी जो है ब्रेन बहुत कार्य करता है मैम। क्योंकि आपने यदि पिछले वर्षों में देखा हो कि जब भी सरकार कोई कानून लाई, जैसे किसानों के लिए लेकर आई, तो एक तो दुष्प्रचार किया जाता है सरकार की नीतियों के खिलाफ। फिर जो इनकी विदेशी फंडिंग होती है, इनके जो विदेशी आका बैठे हुए हैं, वहां से पानी की तरह पैसा बहाया गया और सरकार को मजबूरी में आके सारे कानून जो है वापस लेने पड़े। लेकिन अब सरकार को जब समझ में आया कि इनकी कहाँ ताकत है, जैसे बचपन में हम कहानी सुनते थे ना कि एक राक्षस हुआ करता था और एक तोते में या किसी चिड़िया में उसकी जान हुआ करती थी। तो ये जितने भी विपक्षी हैं और सनातन विरोधी लोग हैं, तो इनको जो फंडिंग, इनमें जो जान आ रही है वो विदेशी फंडिंग से आ रही है। जितने भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं ये सारी तो बाहर से हो रही है। इनकी फंडिंग, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। शाहीन बाग में आपने देखा होगा, किसान विरोधी उसमें आंदोलन में आपने देखा होगा। तो अब जो ईडी के छापे पड़े और चुनाव का समय आया, तो सरकार ने इनका पैसा निकाला, जो काला धन था। पहले जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, इस बारी जो है ईडी के छापे पड़े, पैसा निकला। अब इन लोगों के सामने ये है कि क्या करे, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले तो हाथ फैलाए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान जैसी उनकी हालत हो रही है कि पैसा हाथ में नहीं है, चुनाव कैसे लड़े, है ना। तो यही सारी इनकी चीजें चल रही हैं। और सपा इंटरनेट है या डिस्टरबेंस हो रहा बहुत ज्यादा। तो ये मानकर चल रहे हैं कि इनके पास कुछ है नहीं। नरेश जी बता, आपसे जानना चाहती हूँ, किसकी गारंटी दमदार 4 जून को, किसकी सरकार? इसमें तो कोई संकोच है ही नहीं। अच्छा, आप भी आश्वस्त बैठे हैं सभी कि को मोदी पता है सरकार आज की तारीख में, रिटर्न होने जा रही है। और आश्वस्त बैठे हैं। वो विचार नहीं, वो तो मतलब रूटीन में आएगी ही। इसमें कोई भी किसी तरीके की कोई शंका या कोई विचार करने की बात ही नहीं है। जिस तरीके से अभी हमारे देश के अंदर जो कार्य हुए हैं, जिस तरीके से हमारा हिंदू धर्म का प्रचार हुआ है, जो अधर्मी लोगों का जो दमन हुआ है, जो लोग हमारे धर्म के प्रति जो दुष्प्रचार करते थे, उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई हुई है, उन सबको देखते हुए तो इसमें तो कोई संकोच है ही नहीं कि सरकार किसकी आ रही है। आपको पता है या हमें पता है? अब तो अभी तो विषय का चर्चा ये है कि 400 से ऊपर कितने अंकों पे सरकार आ सकती है। ये तो शंका है ही नहीं कि सरकार किसकी आनी है। इस पे तो विचार ही मत कीजिए। अब तो बताइए कि 400 से प्लस कितनी जाएगी सरकार। महाराज जी, जाको प्रिय न राम वैदेही, ताको वोट कदापि न देही, क्या कहेंगे आप? हेलो। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आपने कहा। जी गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले ये विषय लिखा था जी। और ये समझाया भी था कि हम्म जिसके हृदय में अगर राम जी प्रिय न हो तो उससे ये इसके बारे में मैं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मीरा जी के लिए मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी के लिए और उन्होंने जानना चाहा कि इसके बारे में मुझे बताओ, तो तुलसीदास जी ने ये चौपाई वहां लिख करके मीरा जी के लिए भेजी। उन्होंने कहा, यद्यपि परम स्नेही, आगे का लिख लीजिए उसमें, यद्यपि परम स्नेही, यानी अगर कोई कितना भी प्रिय करने वाला हो, कितना भी स्नेह करने वाला हो, यद्यपि परम स्नेही, जाके हृदय में राम प्रिय वैदेही, ये इसका मूल है। यानी जिसके हृदय में राम जी का अगर कदाचित वास नहीं है तो उसको करोड़ों करोड़ों दुश्मनों के तरह उसका परित्याग कर देना चाहिए, उस स्थान का, उस राज्य का, उस सीमा का और उस राष्ट्र का, अगर उसके हृदय में राम नहीं है। तो आज आप देख रही हैं, आज जो जनता कर रही है इसी चौपाई को तो कर रही है कि जिन लोगों के हृदय में राम नहीं है उनका परित्याग कर रही है। उसका जवाब आज मिल रहा है 500 वर्ष बाद। ये गोस्वामी जी के लिए कर दिया तो रही है।
इनको अपनी जमानत बचाने के लिए, आदरणीय हमारी मनीषा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अभी एक प्रश्न और आपने किया होगा कि बार बार ये प्रत्याशी बदल रहे हैं, सपा जो बदल रही है, तो आप ये बताइए, तूफान को तो थोड़ी देर हम बच सकते हैं तूफान से, लेकिन कहीं सुनामी आ गई उससे कैसे बचेंगे? तो ये जो इस समय राष्ट्र जो रामों में सुनामी से ग्रस्त है, जन जन में, गली गली में, अच्छा बताइए, आपने देखा होगा छोटे छोटे बालक अबोध, वो भी आज की डेट में मोदी और योगी को जानते हैं। क्या किसी राष्ट्र का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को आज तक वहां का छोटे 3 साल से लेकर 5 साल का बच्चा ये बता सकता है कि ये हमारे देश का राजनेता है? चलो कोई पढ़ा दिया वो बात अलग है, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जिस राष्ट्र के अंदर योगी जी और मोदी जी की आवाज को सुन के बच्चे पहचान लेते हो, तो तब ये हमारे नरेश जी जब ये बड़े होंगे सिंह साहब, तो आप बताइए ये राष्ट्र के लिए भविष्य नहीं होंगे? तो जिनके हृदय में राम बैठा ले गए हैं, राम काज किया गया है, तो उसका परिणाम आपके सामने है। जी 5 मिनट का कार्यक्रम शेष है। मनीषा जी 1 मिनट में उत्तर दीजिए कि कंपलसरी क्रिटिसिज्म से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ विपक्ष कब शिफ्ट होगा? ये तो एक आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि आज की डेट में तो इनका कोई सवाल नहीं लग रहा, क्योंकि विरोध के लिए विरोध ही इनका धर्म बन चुका है। तो राक्षसी प्रवृत्ति के ये अंदर इनका वास हो रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति का, और इनकी बुद्धि को ग्रहण लगा हुआ है। तो इस ग्रहण से ये कब निकलेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा, आपने जो कहा कि कंस्ट्रक्टिव, तो ये हो ही नहीं रहे, क्योंकि इसका रीजन ये है मैम, क्योंकि इनके अंदर अपना मैं से ये आगे बढ़ के ही नहीं पा रहे। ये राष्ट्रवाद इनके लिए आगे नहीं रहता, सनातन इनके लिए आगे नहीं रहता। तो मुझे तो लगता है कि इनका तो इससे पार पाना बहुत मुश्किल है, और एक अच्छे विपक्ष की देश को आवश्यकता है। मैं हमेशा मानूंगी कि एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, लेकिन आज की डेट में दूर दूर तक कोई भी एक नेता नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक जो फ्लॉप जो राजकुमार है एक पार्टी के, उन्हीं को ही प्रोजेक्ट करने में उस पार्टी की जो राष्ट्रीय दल हुआ करता था, कभी उसकी सारी एनर्जी जा रही है, और वो अपने यहाँ के जो अच्छे नेता हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, है ना, या फिर जो और भी है नवीन जिंदल वगैरह है, तो उनको ओवरलुक किया जा रहा है मैम। अच्छे लोग आगे ही नहीं आ रहे हैं। कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है, 3 मिनट बचे हैं। चलते आवाज चलते मंगल ग्रह पे जिस दिन आपकी पहली पर्णकुटी पड़ जाएगी, समझ लेना विपक्ष सशक्त हो जाएगा। जी 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 उस दिन मानना कि विपक्ष अब ताकतवर होगा। अच्छा ठीक है, साल सबके लिए बहुत बहुत 2024 शुभकामनाएं। मतदाताओं तो का साल है। मुझे थोड़ा नरेश जी आखिरी टिप्पणी आपसे, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए आप सभी अपना जो मतदान है वो जरूर करें। मतदान हमारा अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है देश की प्रगति के लिए, देश में अच्छे लोगों को अवसर देने के लिए। हम सभी लोगों से, अपने प्रदेश के और देश की जनता से और आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि मतदान जरूर करेंगे, और हर किसी को करना चाहिए। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को हम किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आप सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है, और आपके माध्यम से ये सबको बोलना चाहता हूँ कि इस जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ के अंदर अपना योगदान जरूर दें। पहले मतदान, चलिए, बहुत बहुत महापर्व की सबको शुभकामनाएं, बधाई सभी के लिए बहुत बहुत। जी शीतल जी। पहले मतदान फिर जलपान। अपने घर में आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करना है, जिनके वोट नहीं भी बने उनको भी लेकर जाना है। सरकार ने ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं कि वोट अवश्य डलेगा। ये पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि जिनके वोट नहीं है, वोट नहीं बने हैं, उनको क्या करना है। तो आप देखते रहिए ये कार्यक्रम। देश हित में मतदान, एक बार फिर से अपील करती हूँ चैनल के माध्यम से, अपने पैनलिस्ट के माध्यम से, कि आप सभी जाइए और देश हित में मतदान अवश्य करिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद, मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बस यही कहूंगी, देश को सामने रखें, फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में ना आए और देश के लिए मतदान करें।